नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात करेंगे बिजली सेक्टर और उसकी नई चुनौतियों की। देश में बिजली सेक्टर के मौजूदा हालात चिंता का विषय हैं। बिजली वितरण में सुधार के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए। राज्यों की बिजली कंपनियों की माली हालात सुधारने के लिए पिछले कई सालों में 2 बार विशेष योजनाएं लागू की गई, लेकिन ना तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली हानि उस तरह से रुक पाई और ना ही हर बिजली ग्राहक से बिजली की उचित कीमत वसूलने का काम ही पूरा हो पाया। नतीजा है कि बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाये की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। असल में उदय योजना भी उसी दिशा में एक अहम पहल थी। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाने की योजना है, जिसके तहत वितरण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था और आपूर्ति को अलग किया जाएगा। यानी वितरण कंपनियां बिजली की व्यवस्था करेंगी और निजी कंपनी उसका वितरण और आय संग्रह का काम करेगी। हालांकि योजना उतनी कारगर नहीं साबित हो पाई। बिजली मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इन सभी समस्याओं का समाधान नई उदय योजना उदय 2 में निकालने की कोशिश है। तो कैसे पावर सेक्टर इन चुनौतियों से पार पाएगा? वो कौन सी कोशिशें हैं जिन्हें बिना वक्त जाया किए धरातल पर उतारे जाने की जरूरत है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ ए.के. भट्टाचार्य साहब जुड़ रहे हैं, जो संपादकीय निदेशक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। सर, स्वागत है आपका। अनिल राजदान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव हैं ऊर्जा मंत्रालय से। सर, शुक्रिया समय निकालने के लिए, स्वागत आपका भी। अजय शंकर साहब जुड़ रहे हैं, विशिष्ट फेलो हैं TERI के। सर, स्वागत आपका भी। भट्टाचार्य जी, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगा। किस तरह से मौजूदा स्थिति का एनालिसिस आप कर पा रहे हैं और उस विश्लेषण में वो कौन सी प्रमुख वजह हैं जो मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार आप पाते हैं? देखिए, अगर आप बिजली क्षेत्र में अगर उसका एक आलोचना करेंगे तो जिस मुद्दे में आकर आपकी बिजली सेक्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स थोड़ी बहुत अटकती हुई लगती है, वो है टैरिफ फिक्सेशन, जो टैरिफ कंज्यूमर्स पे करता है। हमने रिफॉर्म्स अगर आप बिजली क्षेत्र में देखेंगे, जनरेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं, ट्रांसमिशन सेक्टर में भी आपका सुधार हुआ है काफ़ी, पर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का रिफॉर्म एक जगह अटक गया है। वो आप उदय 1 कहें या उदय 2 कहें या 2001 में जो ऐसी एक सिमिलर स्कीम आई थी उसको देखें, वो एक ही जगह अटक जाता है कि कुछ देर तक ये बॉन्ड इस्तेमाल करने के बाद आप कुछ इसकी जरा उन्नति होती है। उदय में भी आप देखेंगे तो पहले 2 साल में काफ़ी जो डिस्कॉम्स जो हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति ही वो अच्छी हुई थी, पर उसके बाद फिर वो ख़राब हो गई। और उसका एक ही मैं मानता हूँ एक प्रधान कारण ये है कि डिस्कॉम को टैरिफ को ठीक तरह से कॉस्ट वाइज बढ़ाने की जो एक अक्षमता बोलिए या आप बोलिए कि जो एक अनिच्छा जो है, वो ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कारण है। और जब तक ना हम कंज्यूमर लेवल में टैरिफ की रिफॉर्म करने की जो स्रोत जो है उसको हम पूरी तरह से बरकरार न रख सकेंगे, मैं मानता हूँ कि आप जितनी भी आप रिफॉर्म की बात करेंगे वो रिफॉर्म पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे। जैसे कि उदय 2 में जो हम बात कर रहे हैं कि आप जो पावर परचेज एग्रीमेंट के समय में जो आप नया एक रेगुलेशन लाएंगे कि जिससे कि अगर आप पावर परचेज एग्रीमेंट में आपका जो पैसा जो है वो एक तरह से एक उसको आप एस्क्रो में बोलिए या उसको अलग से रखेंगे, वो ऐसे नियम थोड़ी बहुत कामयाबी आएंगी। पर जब तक न आप टैरिफ को अगर ठीक तरह से कॉस्ट प्लस बेसिस में करने का अगर आप एक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, और उसके लिए आपको चाहिए किस तरह से आप जो कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आप किस तरह से कंपटीशन और भी ला सके। मैं मानता हूं जब तक ना जो द लास्ट लेग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस सेक्टर में आप जब तक ना रिफॉर्म ला सकेंगे, कंपटीशन ना ला सकेंगे, राजनीतिक जो एक कह सकते हैं आप इंटरफेरेंस जिसे कहते हैं उसको आप कम ना कर सकेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि बिजली क्षेत्र के जो सुधार जो हैं वो अच्छे सुधार हुए हैं, पर वो पूरी कामयाबी से नहीं आ सकते। ठीक है, तो सुधार हो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से उनको धरातल पे उतारे जाने की जरूरत है। अनिल राजदान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका अनुभव क्या बताता है? किस तरह का एनालिसिस, किस तरह का विश्लेषण आपका है? क्या टैरिफ एकमात्र वजह हो सकती है या फिर दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं, दूसरे पहलू भी हैं
जिन पर काम किए जाने की सख्त जरूरत है? इससे मेरे ख्याल टैरिफ का फिक्स करना सिर्फ एक मुद्दा है। टैरिफ की रिकवरी और ख़ास तौर पे रिडक्शन जो है AT&C लॉसेस, वो है कोर ऑफ द प्रॉब्लम आई थिंक। क्योंकि पिछले साल असेस किया गया था कि एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जैसे में 60 ऐसे बिजली के डिवीज़न थे जहां के बिजली के जो AT&AC लॉसेस थे वो 40% से ज़्यादा थे। इसी तरह मध्य प्रदेश, कुछ और भी ऐसी स्टेट्स थीं जहां के बहुत ज़्यादा थे, राजस्थान था। तो ये AT&C लॉसेस जो कि टारगेट 15% रखा गया है, जब तक कि इस लेवल पे हम नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कोई भी टैरिफ फिक्स कर दें, वो नहीं वहाँ हम अचीव कर पाएंगे उसमें वायबिलिटी। दूसरी बात ये कि जो जैसे बताया गया कि इसको बिजली को एक पॉलिटिकल टूल बना लिया गया है, और हम जो रेगुलेटरी कमीशंस है, मैं समझता हूँ उन्होंने पूरी तरह वो सही नहीं उतर के आए हैं और उन्होंने सही सैंक्शंस या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ पे वो इम्पोज नहीं करी हैं। और ये रेगुलेटरी एसेट्स वाला एक बहुत परमिशियस प्रैक्टिस थी, ये डाल दी कि फ्यूचर परफॉर्मेंस से जाके रिकवरी हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो कि हम नहीं कर पाए ठीक। जो उदय स्कीम थी, मैंने तो गुस्ताखी करके उसी वक्त कह दिया था कि मेरे विचार में ये ख़ास सुधार नहीं लाएगी, क्योंकि इसमें क्या किया हमने, जो उनके जो लॉसेस थे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहिए कि आप उठा लीजिए, मतलब जैसे बेटे का जो कर्जा है वो बाप उठा ले। जब तक कि उसका अपना रवैया काम करने का ठीक नहीं होता, तब तक मेरे ख्याल ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम रहेगी और इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब जो हाल में जो स्कीम सरकार ने बताई है, जो कि अब नशर की गई है, उसमें ये लग रहा है कि एक एक्नॉलेजमेंट है कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की रिकवरी सिस्टम से आप बाहर निकल रहे हैं, प्राइवेट उसमें आ रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं कि आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ वो भी तभी सक्सीड करेगा कि जैसे कि आपका टेलीकॉम सिस्टम है कि उसमें आप अगर पैसे देंगे तो आपका कनेक्शन चालू रहेगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे, आप मीटरिंग कह लीजिए, चाहे उसको प्रीपेड मीटरिंग कहिए, चाहे और कोई सिस्टम ऑफ मीटरिंग, जब तक कि हर यूनिट बिजली का जो है उसकी अदायगी नहीं होएगी, आपके सिस्टम में पैसा वापस नहीं आएगा, चाहे ट्रांसमिशन होए, चाहे वो जनरेशन सेक्टर होए। और तभी वो इतने डिस्ट्रेस में हैं। डिमांड्स भी डिमांड इतनी नहीं है जितनी कि एनविसाज की गई थी। लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स ये शो कर रहे हैं कि करीब 50% पे कैपेसिटी फैक्टर आए हुए हैं प्लांट्स के, जो कि काफ़ी कम है। मगर ज़्यादातर मैं समझता हूं कि सरकार ने जो पहल करी है ये अच्छी पहल करी है। मगर इसमें एक और है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो उन्होंने, मेरे ख्याल जो प्लान ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हीं के पास, जो सरकारी कंपनीज बाय एंड लार्ज हैं उन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मसला है कि उन एम्प्लॉयज़ को आप डिसबैंड आसानी से नहीं कर सकते। जैसे कि आपके MTNL और उसमें भी यही डिबेट चल रही है। ज़्यादा समझ के मैं समझता हूं जो LC सिस्टम है, दूसरा ये जो अब जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है और हमें जल्द से जल्द ये करने चाहिए। नहीं तो जैसे 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ ये ओवरड्यूज हैं, और साथ जो स्टेट्स को और लॉसेज और हो रहे हैं वो अलग है, और जो जनरेशन के ऊपर डिमांड नहीं आ रही है और वो आगे जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक खराब बात है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, मगर हमें इस तरफ शायद पहले ही ठीक है। तो मंजिल तय करके सही दिशा की तरफ चलना भी बहुत बड़ा प्रयास है और ये प्रयास सफल हो जाए, सब यही उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ अजय शंकर जी भी हैं। अजय जी, असल में कंज्यूमर चाहता है कि गुणवत्तापूर्वक 24 घंटे बिजली उसको मिल जाए, साथ ही साथ बिजली 24 घंटे तो मिले ही, उसे सस्ती भी मिल जाए। सर, ये दोनों चीजें अगर एक साथ होंगी तो फिर फंड्स, जो कि वितरण कंपनियां हैं, उनके फंड्स पे कितना असर होगा, और अगर ये असर पड़ता है तो फिर स्थिति कैसे सुधरेगी सर?
पहली बात तो ये है कि अगर आप एनर्जी के दो जी। आइटम्स देखें तो एक तरफ पेट्रोल और डीजल है और दूसरी तरफ बिजली है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार ने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया है। पूरी तरह तो नहीं किया, वो काफ़ी हद तक कर लिया। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमत दुगनी होती है तो हमारे यहाँ भी जब हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं उसकी भी कीमतें काफ़ी बढ़ जाती हैं, दुगनी तक डेढ़ गुनी हो जाती हैं। और जब डेढ़ गुनी होती हैं तो मीडिया में काफ़ी उस पर चर्चा होती है, कुछ लोग असंतोष भी व्यक्त करते हैं, लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं, हम सब वो कीमत देते हैं और उसकी खपत में कोई कमी नहीं आती है। डीजल और पेट्रोल में सरकार टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेती है, तो आज की तारीख में वो जीएसटी में भी नहीं है। अच्छा, वही ग्राहक जब बिजली के क्षेत्र में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ज़्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है, उससे हम वसूल नहीं सकते। तो ये जो विरोधाभास है इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इससे जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि बिजली का विषय राज्यों का विषय है और इसका समाधान राजनीतिक स्तर पर जब तक इसको एक राजनीतिक समस्या न मानी जाए और इस पे राजनीतिक नेतृत्व न हो तो कोई बहुत गुणात्मक परिवर्तन आसानी से नहीं आएगा। अच्छा। तो उदाहरण हम आपको दिल्ली का देते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा फैसला हुआ आज से 12-13 2001 में, और तब केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार थी और शीला दीक्षित जी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। तो केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार में एक आम सहमति बनी कि दिल्ली में बिजली की समस्या का सुधार बिना निजी क्षेत्र को इसमें ले आए नहीं हो सकता। तो उस समय हिम्मत करके उन्होंने कहा कि हम निजीकरण कर रहे हैं और जॉइंट कंपनियां बनाई, 51% प्राइवेट सेक्टर निजी कंपनी के पास और 49% सरकार के पास, और वो 3 भाग में दिल्ली को बांट के, जिसमें कि आपस में प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, और वेस्ट दिल्ली आज टाटास के पास है और बाकी 2 पीएससीएस के पास है। जब इन कंपनियों ने काम लिया तो 5 साल से अकाउंट्स नहीं ऑडिट हुए थे, रजिस्टर नहीं था एसेट्स का। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आया तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का कहना था कि एटीसी लॉसेज या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेज 50% के ऊपर थे। अच्छा। आज की तारीख में ये 10% के नीचे आ गए, जो कि तकनीकी मानक सा है। और अब ये कंपनियां मुनाफा दे रही हैं, सरकार को डिविडेंड दे रही हैं, और सरकार का जो घाटा होता था और सब्सिडी जो सरकार को देनी पड़ती थी वो नहीं है। तो इस वजह से आज दिल्ली की सरकार ये निर्णय ले पा रही है कि पहले उन्होंने कहा था कि हम 100 यूनिट मुफ्त में देंगे, अब शायद 200 यूनिट वो मुफ्त में दे रहे हैं और उसके लिए वो सब्सिडी भी दे पा रहे हैं। लेकिन आप राज्यों में जाएं तो वहाँ भी उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक राजनीतिक हकीकत थी, उसको स्वीकार किया कि भाई किसान हैं, उनसे हमें अच्छी खेती चाहिए, तो उनको बिजली अगर हम सस्ती या मुफ्त की दे रहे हैं तो वो हम मुफ्त में देते रहेंगे। लेकिन चोरी बचाने के लिए और गवर्नेंस सुधारने के लिए उन्होंने फीडर सेपरेशन किया, तो गांव में जो आबादी है वहाँ उसी रेट पर बिजली देना शुरू किया जो शहरों में देते थे, और 24 घंटे दी, और 24 घंटे रिलायबल सप्लाई हुए। लेकिन और राज्यों में आप आएँ तो जब तक राजनीतिक स्तर पर ये निर्णय नहीं होगा, और मेरा मानना है कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं जहाँ की गवर्नेंस हर क्षेत्र में कमज़ोर है, तो वहाँ जब तक हम निजी क्षेत्र को व्यापक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण में नहीं लाएंगे तो गुणात्मक सुधार नहीं हो पाएगा। कितने भी आप उदय कर लें, अगर गवर्नेंस नहीं ठीक होगा तो आप एक बेल आउट पैकेज के बाद दूसरा देना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नेंस की कमजोरी है वो 2-3 साल में सिर्फ बिजली के क्षेत्र में नहीं ठीक होगा। ठीक है भट्टाचार्य सर, तो फिर वो कौन सा मैकेनिज्म होगा जिनको हमें डेवलप करना पड़ेगा अगर वाकई सेंटर से राज्यों की कनेक्टिविटी को पुख्ता तौर पे करना है और इस क्षेत्र को डेवलप करना है और फायदे में भी लाना है, नुकसान से उबारना भी है, तो सर वो मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा फिर? देखिए, जैसे राजनाथ साहब और जयशंकर जी ने जो बात जो कही और जो मैं भी जो पहले बता रहा था, वो एक साफ है कि ये बिजली का जो क्षेत्र जो है वो राजनीति से बहुत घनिष्ठ एक संबंध है उसका। तो ये जो एक राजनीतिक दृढ़ता जिसे कहेंगे हम, वो उसकी हमें कमी महसूस हो रही है यहाँ पे।
अगर जो चीज़ टेलीकॉम में नहीं था, जो चीज़ किसी चीज़ राष्ट्र में जैसे दिल्ली जैसे देश में प्रदेश में नहीं था, वो आप हर प्रदेश में जाएंगे। एक राजनीति के एक वीकनेस है, दुर्बलता है कि हम बिजली की टैरिफ में फिक्सेशन में और रिकवरी में हम एक दुर्बलता दिखाते हैं। तो ये साफ ये है कि जब तक आप राजनीतिक जो कंट्रोल जो है इन बिजली कंपनियों के ऊपर रखेंगे, तब तक आपकी सुधार की जो आशा है बहुत क्षीण होगी, बहुत कम होगी। लेकिन सर, क्या हम बिजली को पेट्रोल, डीजल या फिर टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, हम कंपेयर नहीं करेंगे। पर हम क्या करेंगे कि इसकी जो मैनेजमेंट जो है उसकी मैनेजमेंट में हम सुधार लाएंगे। वो कैसे लाएंगे हम, कि अगर हम देखते हैं कि निजीकरण नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसमें निजीकरण करना शायद राजनीति के एक बहुत बड़ा हलचल मच सकती है। तो एक प्रपोजल जो आया है, नया प्रपोजल, ये मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा प्रपोजल है। इस प्रपोजल में क्या दिखाया गया है कि अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अब निजीकरण करने में आपकी राजनीतिक सहमति नहीं है, तो आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल लाएंगे। वो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या करेगी, वो बीच का जो कंज्यूमर एंड का जो इंटरफेस है वो डील करेगा। वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक ग्रिड से लेकर वो कंज्यूमर एंड तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फ्रेंचाइज लेगा। और अगर सरकार चाहेगा कि 100 यूनिट की तक या 200 यूनिट तक में कुछ सब्सिडी दिया जाए, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए वो सरकार अपने आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से वो पैसा दे देगा। अच्छा। पर जो फ्रेंचाइजी स्कीम जो है, फ्रेंचाइजी जो है उसको पूरा टैरिफ मिलेगा। अब आप एलपीजी में क्या देख रहे हैं, एलपीजी में हर इंसान अपना पूरा मार्केट जो प्राइस जो है वो सब्सिडी बहुत कम हो गया, अब उसमें अब वो पे कर रहा है। या केरोसिन में आप वो फुल प्राइस पे कर रहा है, और उसका जो गैप जो है, जो सब्सिडी जो है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में उसके अकाउंट में आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि यही एक, क्योंकि राजनीतिक एक सहमति हमारे देश में अभी तक ये नहीं आई है, आप इसे राजनीतिक मैच्योरिटी की अभाव भी कह सकते हैं, कि प्रदेशों में अभी तक ये साफ नहीं आया कि बिजली की जगह में हमें वही एक नीति निर्धारण करना है जो निर्धारण राजनीति से हमें दूर ले जा सके, और ये जो इकोनॉमिक एंटिटीज जो हैं उसके जो लाभ में कोई हानि ना पहुंचाए। तो हमें इसमें एक डिस्टेंस बनाना है राजनीतिक कंट्रोल और कमर्शियल कंट्रोल में। और ये मैं मानता हूं कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, अगर रिकवरी ऑफ टैरिफ अगर उनको दिया जाए और प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्कीम में किया जाए, मैं मानता हूं जो आपका जो सवाल था वो बहुत अहम सवाल था कि किस तरह से बिजली की सेवाएं को भी आप गुणवत्ता की सहित आप इसको सप्लाई कर सकेंगे, और साथ साथ जो अगर सरकार की एक सामाजिक चेतना की हमें सब्सिडी देना है जो पिछड़े वर्गों के लोगों को, सवाल सबसे बड़ा बैलेंस कैसे बना जाएगा दोनों ही चीजों के बीच में। लेकिन अनिल राजदान साहब, असल में जब हम उदय को समझने की कोशिश करते हैं, पहली योजना को, तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि हम उसे एक नजर में नकार दें, बहुत कुछ उसमें बदलाव भी हमने देखा, चाहे वो निवेश की बात हो, उत्पादन क्षमता की बात हो। लेकिन इन बदलावों को सुधार के अगले स्तर तक कैसे ले जाएं, चैलेंज यहां पे महसूस होता है। तो सर, उदय से लेके उदय 2 तक का सफर, इसके बीच में ऐसे कौन से माइलस्टोन है जिनको फॉलो करना है और कुछ नए माइलस्टोन भी तय करने हैं? समझता हूँ एक तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि हम स्टेट एपरेटस से इसको ठीक नहीं कर पाए अब तक, बिकॉज कोर ऑफ द प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप AT&C लॉसेस को सही नहीं करेंगे, जैसे उसको आप गवर्नेंस बुला लें, चाहे किसी मुद्दे से किसी नाम से बुला लें, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हर यूनिट बिजली का जो दिया जाता है उसका मूल्य उचित जो कि सप्लाई कर रहा है उसको मिलना चाहिए। इसमें अब जो नई स्कीम है, मगर मैं इसमें एक खामी आपको जो मुझे समझ में आ रही है अभी जो पढ़ के, वो ये है कि लाइसेंसी अभी आपका वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही रहेगी। तो लीगल ऑब्लिगेशन उसी का होगा कि लास्ट कंज्यूमर को या दूसरा फ्रेंचाइजी भाग जाता है या कोई होता है तो आप उसी को देना पड़ेगा आके। और दूसरा ये कि अब फ्रेंचाइजीज कहाँ तक
आपके अर्बन एरिया से बाहर रूरल एरिया में जाएंगे, जब तक कि आप पूरा जो है इसको प्रीपेड मीटरिंग या रिमोट डिस्कनेक्शन जैसे कि टेलीकॉम मॉडल है वो नहीं इंट्रोड्यूस करते, तब तक मेरे ख्याल ये भी लिमिटेड सक्सेस होगा अर्बन एरियाज़ में, शहरी आबादी के लिए, जैसे कि दिल्ली में हुआ है और भी जगह जगह जहां फ्रेंचाइजी मॉडल सक्सीड किया है, जैसे आगरा में, कानपुर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मगर वो शहरों में कन्फाइंड है। जो ज़्यादा समस्या आ रही है वो ग्रामीण रिकवरी और उससे आ रही है, मगर मेरे ख्याल अब लोगों में ये चेतना आ रही है, जैसे कि अब टेलीकॉम में कोई उसको प्रोटेस्ट नहीं करता, वो अपना जाके बिल अदायगी करते हैं। तो जब आपको रिमोट डिस्कनेक्शन फैसिलिटी आपके पास आ जाएगी और वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जब उसको काम में ला सकेंगे, तभी मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर आगे चल सकता है। नहीं तो ये एक राजनीतिक अखाड़ा बना रहेगा और हर एक आके कहेगा कि साहब मेरा टैरिफ लोएस्ट है, मेरा ये है। इससे कई डिस्टॉर्शंस भी हैं। एक तो कि इंडस्ट्री पे हमने ज़्यादा टैरिफ डाल दिया हुआ, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री पे ज़्यादा टैरिफ डालने से आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो महंगी होती है। जिस स्टेट में बिजली का टैरिफ हाई है वहाँ जॉब क्रिएशन भी अफेक्ट होती है। तो यहाँ रेगुलेटरी कमीशन का एक अगेन मैं समझता हूँ बहुत अहम रोल है और उनको भी मैं समझता हूँ अकाउंटेबल रखना चाहिए। ये नहीं कि वो 5 साल के लिए आ गए तो अब बस जिस तरह से उन्होंने चलाना है वो किसी तरह चला देंगे इसको आगे। ठीक है। गवर्नेंस का पार्ट एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म और उसका सही ऑपरेशन भी है। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों के बीच की थिन लाइन मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है असल में। अजय शंकर जी हमारे साथ हैं। अजय जी, असल में इस पूरे मामले में एक कंज्यूमर को भी किसी तरह का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखा जाना कितना इंपॉर्टेंट दिखाई देता है सर? बिजली वितरण कंपनियां तो अपने घाटे से उभरे ही, उनको फायदा हो ही, लेकिन कंज्यूमर कहीं ना छूट जाए। कंज्यूमर को की दृष्टि से आप देखें तो देश में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि उत्पादन क्षमता देश में बहुत बढ़ी है। तो इसलिए पावर कट अगर अब कहीं हो रहा है देश में, तो इसलिए नहीं हो रहा है कि देश में बिजली की उत्पादन क्षमता की कमी है। तो अगर कहीं भी देश में पावर कट है, 24 घंटे अगर अच्छी गुणवत्ता की बिजली नहीं मिल रही है, तो वो एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। कोई तार में, लोकल तारों में क्षमता नहीं बिजली ले जाने की, या बिजली वितरण कंपनी अब थोड़ा और पैसा देके और बिजली खरीदना नहीं चाहती है। तो आज देश में ये इतना बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है जिसकी 10-15 साल पहले हम लोग नहीं उम्मीद कर रहे थे। कोई नहीं कह रहा था कि देश सरप्लस होगा पावर में। दूसरी बड़ा परिवर्तन आया है कि देश के रिमोट से रिमोट एरिया में हर घर में बिजली का कनेक्शन हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा काम इलेक्ट्रिफिकेशन का कहीं नहीं हुआ था आज तक। तो कंज्यूमर के लिए तो ये है कि आज आप उसे 24 घंटे अच्छी क्वालिटी की बिजली दे दें। जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, तो हम किसानों को तो मुफ्त में बिजली देते हैं, तो अगर वो बिजली मुफ्त की देने के बजाय हम उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र दे दें, अच्छा, तो वो किसान बिजली बचाएगा, वो खेत में उतना ही पानी डालेगा जिसकी ज़रूरत है। तो देश में बिजली की खपत कम होगी और हो सकता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र से किसान को कुछ पैसे जेब में बचाने को मिले। सर, ये कैसे तय होगा किस किसान को कितना कैश दिया जाएगा, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? वो तो आसान है तय करना कि कितनी जमीन पर कितनी खेती हो रही है और वो क्या धान की खेती हो रही है, गेहूं की हो रही है, तो कब कितने यूनिट की जरूरत है। एक और जो बड़ा परिवर्तन हो सकता है कि हम मान लें जो गरीब आदमी है या कम इनकम वाला है, तो उसको 100 यूनिट बिजली हम हर महीने, दिल्ली में तो 200 दे रहे हैं, लेकिन बाकी देश में भी अगर हम 100 यूनिट उसको मुफ्त में दे दें या 1 या 2 रुपए में दे दें और बाकी सबका हम टैरिफ बराबर कर दें और जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे थोड़ा मार्जिन दे के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दें, तो जो आदमी जिसको की इनकम है कि मोबाइल फ़ोन रख रहा है, स्मार्टफोन ख़रीद रहा है, वो कोको कोला पी रहा है, तो वो बिजली का कॉस्ट दे सकता है। पेट्रोल और डीजल के लिए देता ही है। तो कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। अगर हम लाइफलाइन कंजम्पशन 100 यूनिट का सारे देश में कह दें कि 1, 2, 3 रुपए यूनिट देंगे, बाकी में 10-15 किस्म के टैरिफ हैं, इंडस्ट्री, हाई टेंशन, लो टेंशन, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सबको बराबर 1 यूनिट कर दें और एक रेट वो करें जिसमें कि कॉस्ट ऑफ सप्लाई पर अच्छी मार्जिन हो। ठीक है। और जैसा राजदान साहब ने 2 बार कहा,
प्रीपेड मीटर दे दीजिए, टेलीकॉम में 20 साल से टेक्नोलॉजी है, प्रीपेड मीटर आप सबको दे दीजिए। तो जो पैसे नहीं देगा वो उसकी बिजली कट जाएगी, जिसे चाहिए वो चार्ज जिसकी इनकम कम है वो अपनी खपत कम करेगा। मैंने दक्षिण अफ्रीका में देखा है कि वो रोज मजदूरी करता था, जिस दिन उसको मजदूरी नहीं थी उसने अपने बच्चों का आज तुम टीवी नहीं देखोगे। ठीक है सर, आप ऐड कर रहे थे। देखिए, मैं कह रहा था कि ये मीटरिंग जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, जो जयशंकर जी कह रहे थे। अगर मीटरिंग आप नहीं करेंगे, एक बार आप मीटरिंग की कवरेज ठीक से कर लें, तो मैं मानता हूँ कि ये जो कैश ट्रांसफ़र का जो सिस्टम जो है वो काफ़ी कामयाब होगा। पर उससे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उपभोक्ता जो है उसकी जो ज़रूर उसकी एक कंसर्न्स है कि भाई टैरिफ ठीक हो, पर उसके साथ साथ अगर आप इस वक्त फ्री पावर दे रहे हैं, मैं मानता हूँ फ्री पावर, जो भी चीज़ फ्री मिलती है वो अर्थनीति के लिए, सार्वत्रिक ये विकास के लिए हमारे अर्थनीति में ठीक नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर हम देख रहे हैं। तो इसको आप अगर समझे कि कृषि में आपको कम दाम में देना है तो इसकी डिलीवरी मैकेनिज्म दूसरी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि भाई जो बिजली आ रही है वो बिना टैरिफ आ रही है, तो उसका जो इस्तेमाल जो होगा, मैं मानता हूँ कि उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं होगा, उसका इकोनॉमिकल यूज़ नहीं होगा, उसका वेस्टेज होगा। उससे आपकी जो एक्चुअली जो हमने देखा है कृषि क्षेत्र में, जो ग्राउंड वाटर लेवल की जो इस्तेमाल जो हो रहा है, जो उस पावर से, फ्री पावर से, वो फ्री पावर और फ्री वाटर मिलके मैं समझता हूँ कि कृषि की एक सामूहिक क्षति जो हो रही है वो सब और भी ज़्यादा है हमारे अर्थनीति के लिए, बल्कि इसके बजाय। ठीक है राजन साहब, आखिरी कमेंट आपसे बहुत संक्षेप में चाह रहा हूँ, शो मुझे वाइंड अप करना है। सर, कौन सा वो मैकेनिज्म हो, क्योंकि चर्चा हम बहुत लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या हम डिफाइन करने की स्थिति में हैं सर? स्थिति में मेरे ख्याल बहुत करेक्टली कर दिया गया है इस डिबेट में कि बिजली जो है एक इकोनॉमिक कमोडिटी है, इकोनॉमिकली कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कमोडिटी है। उसकी कीमत वसूल करनी चाहिए और सही वापस आनी चाहिए सिस्टम के अंदर, और जनरेशन एंड तक वापस जानी चाहिए। जहाँ तक किसान से संबंध है, मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ जी, कि वो ये है कि किसान को पानी चाहिए, उसको बिजली नहीं चाहिए। पानी की आपने देश में कीमत रखी नहीं है। जो कैनाल वाटर है वो तकरीबन फ्री है कई स्टेट्स में, जो नहर का पानी है। और कई ऐसी हमारी क्रॉप्स हैं जिनको कि हमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो वाटर इंटेंसिव है। जैसे भट्टाचार्य जी ने भी कहा कि वो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो एक तो सही टैरिफ, फ्री बिल्कुल नहीं, और पानी पर भी कीमत होनी चाहिए ताकि समानता होए। और जनरली आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग कि बिजली जो है कमर्शियल कमोडिटी है, जो इसमें वेंचर्स हैं सारे कमर्शियल हैं। उन्होंने बैंकों से करीब 70-80% लोन लिए हुए हैं, वहां भी हमारा और आपका पैसा है। तो इसको सही कमर्शियल तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी। तो फ्री वाली रवायत को प्रोत्साहन न देके सही टैरिफ की ओर बढ़ना होगा, और दूसरे पहलू हैं जिन पे काम करने की बहुत जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा? आपके सुझाव और रिएक्शंस का बेसब्री से हमको इंतजार रहता है। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।